बाहर इंतशार बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, बहुत उलझ गए हैं बाहर के हालात, यानी हमारे उस पड़ोस के हालात बहुत उलझ गए हैं। और उलझे इस तरह से हैं कि एक तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का जो 5वां दौरा था वो भी नाकाम हो गया, और वो नाकाम इस तरह से हो गया कि वो जंगबंदी नहीं करवा सके। और आखिरी जो रोज़ था उनका, जब वो यहाँ से गए हैं मशरिक़ वस्ता का 5वां दौरा 7 अक्टूबर के बाद ख़त्म करके, तो आखिरी दिन उन्होंने और इसराइल के जो वज़ीर आज़म है नेतन्याहू, उन दोनों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो जो पेरिस एग्रीमेंट था जिसके ऊपर तकरीबन बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी कि जी उस पर कतर और मिस्र और अमेरिका और मुसाद और शिनबेत और ये सारे मुल्क उसके ऊपर, और ईयू ने भी एक फार्मूला रख दिया था, और बरतानिया ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जंगबंदी होते ही हम जो है वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। लेकिन वो मामलात जो हैं वो ख़राब हो गए दोबारा, और ख़राब इस तरह से हुए कि नेतन्याहू की तरफ से ये बात की गई कि जी हम एक तो ये है कि गज़ा से फ़ौजें वापस नहीं बुलाएंगे, और यहाँ वो जो बात थी कि जी अरब ममालिक की या बाकी फ़ौजें यहाँ पर आने की इजाज़त दीजिए, वो भी नहीं, और अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़ेली अदारे उनको भी हम अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे। तो ये नेतन्याहू का मेरे ख्याल से यानी सेक्रेटरी ब्लिंकन की जो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन थी वो अब मेरे ख्याल से वो शायद ही अब आने वाले दिनों में वो यहाँ पे आएँ, क्योंकि वो बार बार आए हैं और बार बार आने के बाद भी वो जंगबंदी नहीं करवा सके। बस अच्छा, हर दफ़ा जब वो ये दौरा ना हो तो बेहतर है। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अब मैं सोच रहा हूँ कि इलेक्शन ना होते तो शायद बेहतर होता था, मतलब एक ये इंतशार ना होता जो इस वक्त पैदा हो गया इलेक्शंस के बाद। तो इसी तरह से ये ना आते, अगर सेक्रेटरी ब्लिंकन ये 5वां दौरा ना करते, तो शायद एक सूरत हाल वो एकदम होता है ना, पेरिस अकॉर्ड साइन हो गया, सब ने कर लिया, बातें तय हो गई, ये हो गया, वो आखिर में जाके फिर इसराइल जो है वो उनके ऊपर हावी आने में कामयाब हो गया, और वो वहाँ पे सीज़ फायर का ऐलान नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि जी इसराइल खुद फैसले अपने करेगा, हमने बात की है और हमास जो है वो बात नहीं मान रही, और ये वो करके वो चले गए पीछे। अच्छा, उनके जाते ये हुआ कि सऊदी अरेबिया ने अगले रोज़ जो है वो फिर 5 जो वज़राए ख़ारजा हैं उनका इजलास रियाद में तलब किया। उसमें सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी, मुत्तहिदा अरब अमारात के भी, मिस्र के भी, उर्दन के भी, फ़लस्तीन के नुमाइंदे भी वहाँ पे, ये सारे लोग मौजूद, कतर से भी ये सारे लोग मौजूद जमा हुए। और क्योंकि सऊदी अरेबिया की तरफ से ये बात आखिरी दौर में हुई थी ना कि हम जो है वो पैलेस्टीनियन स्टेट, खुल के बात हुई थी, जो पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ है कि 2 रियासती फार्मूला इसका हल है। तो वो जो है वो फिर उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई वज़राए ख़ारजा की तरफ से, लेकिन वो स्टेटमेंट्स अपनी जगह, बात अब उलझ गई। इसी दौरान सीरिया में, शाम, सीरिया, इराक़, इधर अटैक्स वो चलते रहे, सारे चलते रहे। ये इन 2-3 दिनों में जो हुआ है, और हुतीज़ ने हमले अपने जारी रखे, और इस दौरान जो है वो अमेरिका ने भी हिट किया वहाँ पे हुतीज़ को। 17 लोग उनके हुतीज़ के जो हैं वो उसमें जहाँ बक हुए, और आज उनका एक बड़ा इज्तिमा हुआ हुतीज़ का, जिसमें उन्होंने पूरी सरकारी तौर पे जो लोग इन स्ट्राइक्स में जानों से गए, तो उनका बहुत बड़ा नमाज जनाजा कि हुतीज़ यमन में हुआ, और उनकी तरफ से अब ये बाज़ाब्ता तौर पे बात हुई कि अब इस जंग के अगले मरहले पे हम जो अंडर वाटर केबल है उसको हम काट सकते हैं। मतलब अब चूँकि कोई भी नहीं है और अब जंग फैल रही है, तो फिर अब जिसने जो करना है करे, और हम अब हम यहाँ पे केबल्स को नुकसान पहुँचाएंगे। अच्छा, अब ये पूरी सूरत हाल डेवलप हुई, इसको हम अच्छा, रफ़ा जो है, रफ़ा यानी गज़ा, एक तो गज़ा है ना, एक गज़ा का इलाका है जिसको हम रफ़ा कहते हैं। रफ़ा है बिल्कुल, अगर हम नक्शा देखें जो गज़ा की पट्टी का, तो उसका बिल्कुल जो जनूब का हिस्सा है, जहाँ रफ़ा क्रॉसिंग है, यहाँ ये एक इलाका है, आप समझ लें। यहाँ से जब इसराइल की फ़ौज निकली थी 1982 में, तो यानी जब ये मुआहदा वगैरह इजिप्ट के साथ हुआ था, तो उस वक्त ये हुआ था कि बदकिस्मती से रफ़ा 2 इलाकों में तकसीम हो गया था। अरे ये गांव था, बड़े खूबसूरत, ये एक ही इलाका था रफ़ा का, लेकिन ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक रफ़ा का जो इलाका है वो चला गया गज़ा के पास, और एक रफ़ा का इलाका चला गया मिस्र के पास, और दरमियान में एक बड़ा सा बफर जोन बन गया, वहाँ पे क्रॉसिंग बन गई। तो वो असल में सारा का सारा फ़लस्तीनी इलाका था, फ़लस्तीनी गांव था, लेकिन बस वो तो उसमें वहाँ रहने वाले लोग सारे के सारे जो है वो
उस गज़ा की पट्टी में धकेल दिए गए जहाँ पे अब रफ़ा है। यानी रफ़ा जो है एक बड़ा इलाका था ना, तो वो थोड़ा सा रह गया जो गज़ा के अंदर रह गया, बाकी मिस्र का हिस्सा बन गया, तो उसको हम रफ़ा नहीं कहते, बल्कि वहाँ रफ़ा बॉर्डर और बफर जोन और वो सारा इजिप्ट के इलाके में बन गया। अब इसराइल ने ये कहा कि जी हमें खान यूनस में और शुमाली जो इलाका है गज़ा का, वहाँ पर सारे हमने ऑपरेशंस कर लिए हैं, तो हमें तो वो सिनवर नहीं मिला अभी तक और ना मोहम्मद दैफ मिला। तो ये जो हमास के लोग हैं ये यकीनन अब रफ़ा में हैं। अच्छा, पूरा जो गज़ा है वहाँ पर जो बमबारी और जाहरीत और कई अब तो महीने गुजर गए, उसके बाद जितनी भी गज़ा के लोग बचे कुचे रह गए, इस वक्त तकरीबन वहाँ पर 12 से 14 लाख लोग इस वक्त रफ़ा में जमा हैं। थोड़ा सा छोटा सा इलाका है, लेकिन वो जान बचा के सारे एक इलाके में हैं और रफ़ा के इलाके में हैं। और रफ़ा का जो इलाका है वहाँ पर ये सूरत हाल है कि मतलब वहाँ पर अब इसराइल जो है वहाँ पर जाहिरियत शुरू करने जा रहा है अपनी, ठीक है। और ये जो है ये इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई 14 लाख, अच्छा उनमें से यानी 12, उसमें बयान ये हो रहा है कि उसमें कुछ 6 लाख बच्चे हैं। 6 लाख ऐसे हैं जो कि 18 साल से कम उम्र या 12 साल से कम उम्र बच्चे, औरतें, वो सारे यहीं, ये आखिरी जगह है, इसके बाद और कुछ बचा नहीं गज़ा के अंदर। अब यहाँ पर इशू ये है कि जो CIA के डायरेक्टर हैं विलियम बर्न्स, वो दोबारा मशरिक़ वस्ता, वो ग़ालिबन इधर ही हैं सारी शख्सियात, लेकिन वो फिर मिस्र में एक दोबारा डायलॉग शुरू हो रहा है। और वो डायलॉग शुरू हो रहा है कल या परसों से, फिर जमा हो रहे हैं कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं और वज़ीर आज़म हैं, वो मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ़, यानी वही सारे लोग जो पिछले मुआहदे में पेरिस अकॉर्ड में थे। अच्छा, इसराइल का कहना ये है कि हमें पेरिस अकॉर्ड जो है मंजूर है, लेकिन उसमें ये जो बात है कि इसराइल की फ़ौज निकल जाए, ये हमें मंजूर नहीं है शेख। और ये भी मंजूर नहीं है कि हम सारे लोगों को रिहा करें, ख़ास तौर पर मरवान बरगूती और बाकी लोगों को हम रिहा नहीं करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर और इजिप्ट जो है उसने अपनी फ़ौज को, ये इसराइल का मीडिया कोट कर रहा है, उसने अपनी फ़ौज को मोबिलाइज करके यहाँ पे जमा करना शुरू कर दी है, यानी रफ़ा के बॉर्डर पे मिस्र की फ़ौज जमा हो रही है। एक खबर ये भी आ रही है कि मिस्र की तरफ से कहा गया है कि अगर रफ़ा के ऊपर आपने जंग छेड़ी तो उसके नतीजे में हमारा मुआहदा ख़त्म हो जाएगा। ये बात मैंने पहले, क्योंकि मिस्र ऑलरेडी जो है ये देखें ना, आज सोमालिया में वहाँ पे मोगदिशो में एक अटैक हुआ है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के और जो बहरीन के, जो मैं अरब न्यूज़ को कोट करता हूँ क्योंकि ये जो ख़बर है ये बड़ी परेशान कुन ख़बर है कि मामला जो हैं, ये मैं अल अरबिया को कोट कर रहा हूँ, 11वीं स्लाइड, ये सऊदी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि शबाब, अब ये शबाब वही है जो अलकायदा के साथ अपने आप को लिंक करती है। वहाँ के लोगों ने अटैक किया मोगदिशो में और 3 UAE के ट्रूप्स और एक बहरीनी ऑफिसर को सोमालिया में निशाना बनाया। अब इशू ये है सारा कि ये जो है ये मामला खराबी की तरफ है। ज़ाहिर है UAE रिटेलिएट करेगा, देखेगा कि वहाँ पर ये पीस के हवाले से अमन फ़ौज या बाकी जो भी मामला हैं वहाँ पे बहुत सारे फ़ौजी हैं। और ये ध्यान में रखें कि वहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फ़ौज मौजूद है, अमन फ़ौज अक़वाम मुत्तहिदा की, उनमें से एक पाकिस्तान है। पाकिस्तान अपनी सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में जो अमन फ़ौज है, और ये अक़वाम मुत्तहिदा के आदाद शुमार हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज सबसे ज़्यादा है। तो अगर अमन जो पीस के लिए फ़ौज है उस पर भी अटैक होने शुरू हो जाए, या इवन ये जो रेड सी के अंदर जो बहुत सारे जहाज़ यहाँ पे, वो जंगी जहाज़ नहीं है, बल्कि वो इसलिए मौजूद हैं कि वो इन पैसेजेस को खुला रखें। तो आपने ये भी दरमियान में देखा होगा कि कई दफ़ा पाकिस्तान के कुछ लोग, यानी पाकिस्तानी के फंसे हुए तो इंडिया आ गया उनको बचाने के लिए, इंडिया के लोग फंसे हुए पाकिस्तान आ गया। तो इशू ये है कि कुछ जगहों पे तो एक तसादुम है और एक तलखियाँ हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे पीस का मामला है, तो अगर अमन फ़ौज है किसी जगह पे पाकिस्तान की, तो वहाँ पर अमन फ़ौज अगर इंडिया की भी है तो सारे एक साथ रह रहे हैं, ठीक है ना। उनके फ़राइज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं।
अब ये बात बड़ी अजब सी है कि वहाँ पे शबाब वालों ने अटैक किया और अटैक करके वो ये मामला खराबी की यानी हर तरफ से खराबी है ना, कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये। जब तक जंगबंदी या तो हो जाती, कुछ शराइत पे होती, यानी अब ये फैलते फैलते मामला। मैं आज फॉरेन पॉलिसी का भी आर्टिकल ये पढ़ रहा था कुछ देर पहले, तो फॉरेन पॉलिसी में कि 17वीं स्लाइड के हूतीज नेक्स्ट टारगेट में बी अंडर वाटर। अच्छा इसको पढ़ें, ये बात अब उस दिन भी हमने पहले भी डिस्कस में कर चुका हूँ, लेकिन अंडर वाटर का मतलब ये है कि नेक्स्ट टारगेट अंडर वाटर का मतलब एक केबल्स का मतलब है इंटरनेट, पूरी दुनिया का कनेक्टिविटी। क्या ये ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, ये हमने आने वाले दिनों में देखना है। लेकिन ये तमाम दुनिया एक दूसरे से, यानी तमाम दुनिया से मुतासर होगी, तमाम दुनिया, ठीक है, पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, चाइना क्या, रशिया क्या, पूरी दुनिया इससे मुतासर हो जाएगी। पहले ही दुनिया जो है वो ये जो शिपिंग लेन्स के ऊपर जो रुके हुए हैं सारे मामला, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में महंगाई और ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा आने वाले हैं चंद दिनों में। अच्छा अब ये मैं बात सारी इसलिए कह रहा हूँ कि ये सब कुछ दाएं बाएं हो रहा है आपके, ठीक है ना। मतलब वहाँ पर अगर रफ़ा में ये शुरू हो जाती है जंग, सऊदी अरेबिया ने आज बड़ा सख्त बयान, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, OIC सब ये कह रहे हैं कि अगर रफ़ा में ऑपरेशन शुरू हो गया तो उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में, यानी लाखों की तादाद में, हज़ारों भी नहीं लाखों की, क्योंकि जितने बचे कुछ लोग थे वो सारे इस इलाके में आके जमा हो गए थे। तो रफ़ा में अगर फौजी ऑपरेशन शुरू होता है तो इसका मतलब ये है, और यह बमबारी शुरू होती है तो इसका मतलब ये है कि वो फिर बहुत बड़ी तादाद में इंसानी जानी नुकसान होगा, हज़ारों लाखों की तादाद में, और जंग फैल जाएगी। जंग ऑलरेडी फैल रही है, क्योंकि जंगबंदी नहीं हुई तो जंग फैल रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे यमन का महाज और गर्म हो गया है, शाम में महाज और गर्म हो गया है, इराक़ में और तलखी पैदा हो गई है। इसी तरह से ये अफ्रीका तक अब जंग फैल रही है मुख्तलिफ़ जगहों पे। साथ ही जो यूक्रेन जो है वहाँ पर उनके जो आर्मी चीफ थे, जिनका एक बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था उनके ज़ेलेंस्की के साथ, तो ज़ेलेंस्की ने अपने आर्मी चीफ को अपने ओहदे से बरतरफ कर दिया। और बरतरफ क्यों किया, बड़े अजीब से, यानी आप समझें कि बड़े यानी एक तरह से बेइज्जत करके उनको अपने ओहदे से हटा दिया, अपने आर्मी चीफ को। अच्छा उसके नतीजे में ये हुआ है कि जिनका नाम ज़ेलेंसाई करके जिनका नाम था, उनको अपने ओहदे से हटा दिए। अच्छा और नया बंदा जो है उनका आ गया है जिनका नाम है ओलिस्कंदर सरजकाई। अच्छा जो नया आर्मी चीफ आया है इनको वाइट लेपर्ड के नाम से लोग याद रखते हैं। कुछ लोग तो बहुत सख्त लफ्ज़ इनके लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये इनके बारे में तासुर ये कि बहुत ज़्यादा मतलब ये जालिम किस्म के फ़ौजी ऑफिसर हैं, और मतलब इनके बारे में तासुर है कि बहुत सख्त गिर ऑफिसर हैं। तो इनको आर्मी चीफ वहाँ का लगा दिया गया है। तो ये जंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जो कि यूक्रेन की जंग है। एक तो इंटरनल यूरोप के अंदर, EU के अंदर। फिर जो ट्रंप हैं उन्होंने पिछले 24 घंटे में एक बहुत अजब बयान दिया है। ट्रंप अब इलेक्शन में चले गए ना, तो ये जंगें वंगें अब किस रुख पे जाती हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि अब अमेरिका पीछे हट गया और वो अपने इलेक्शन में फंस गया जाके कि भाई अब ब्लिंकन अब क्या फार्मूला पेश करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा भाई जाओ भाई अब वापस पहुंचो और जाके जो वहाँ देखना है देखो। अमेरिका तो अब इसको करवा देता तो ये बाइडेन के लिए एक ट्रॉफी थी कि ये जंगबंदी हो जाती। अभी भी कोशिश जारी है, लेकिन इम्कानात अब इसके फैलने के ज़्यादा हो गए, जंग ख़राब होने के। अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है उसको जितनी दफ़ा आप पढ़ें डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को, तो उतना ही ज़्यादा आप सोचेंगे कि ये क्या बयान दिए। गार्डियन ही कह रहा है 18 स्लाइड, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि अगर नेटो ने हमें पैसे कम दिए तो हम रशिया से कहेंगे कि और हमले करो, हमारे इत्तेहादियों पे और हमले करो अगर हमें पैसे नेटो ने कम दिए। He would encourage Russia to attack NATO allies who pay too little। हमें पैसे चाहिए अमेरिका को। अमेरिका क्यों जंग का खर्चा बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा इसी को फिर CNN कह रहा है, ट्रम्प सेज ही वुड encourage रशिया टू डू whatever the hell they want। अब ये जरा देखें, टू एनी नेटो कंट्री दैट डजंट पे इनफ, जो पैसे पूरे नहीं देगा, जो करना है नेटो के मुल्कों के साथ करो। रशिया को वो कहेंगे कि और हमले करो नेटो के मुल्कों पे। इसी को BBC क्या कह रहा है। मतलब मैंने कहा ना कि मैं कोट इसलिए कर रहा हूं कि मैं उसको बताऊं आपको कि ये बात क्या हो रही है अमेरिका में। इसको आप जरा गौर करें तो आप कहेंगे कि क्या BBC क्या कह रहा है।
Trump says he would encourage Russia to attack NATO allies who do not pay their bills. जो पैसे नहीं देंगे उन पर और अटैक करो. वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है? Trump suggests he'll disregard NATO treaty. वो नेटो के ट्रीटी को एक तरफ फेंकते हैं उठा के, और वो अर्ज करते हैं रशिया को कि मतलब उसको कहते हैं रशिया के नेटो को और मारो. अब ये मुझे बताएं कि ये इस वक्त सूरत हाल है दुनिया की कि नेटो का आर्टिकल 5 ही कहता है कि एक मुल्क पे हमला सारे नेटो, वो कह रहे हैं कि जिसने पैसे नहीं दिए हम रशिया से कहेंगे इसको और मारो, जिसने हमें अमेरिका को पैसा नहीं दिया. ये वो है जो अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, और इसका असर मुझे आप ये बताएं कि इसका असर यूरोप में क्या जा रहा है, इसका असर चाइना पे क्या जा रहा है, इसका असर मशरिक वस्ता के मुल्कों पे क्या जा रहा है, इसका वो जो कि नॉन स्टेट कैरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके ऊपर क्या जा रहा है, वो किस तरह से देख रहे हैं कि भाई दुनिया की एक बड़ी सुपर पावर जो है उसका साबिक सदर और आने वाला जो उसका जो मेन इलेक्शन लड़ने जा रहा है बंदा, वो क्या बात कर रहा है कि मुझे पैसे नहीं दिया तो पैसे नहीं दो तो हमारे इत्तेहादियों पे बमबारी करो. अब इस पूरे सूरत हाल में अगर वाहिद एक चीज़ पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए तो वो ये कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत, और है भी नहीं. लेकिन अगर ये मामलात आगे बढ़े, अगर स्टॉक मार्केट और मईशत और सिक्योरिटी इसकी जद में आ गई, तो फिर रियासत जो है वो फिर ये सबका फ़र्ज़ है कि वो इसको बचाएं इन हालात को, इससे पहले कि ये हालात आसपास की दुनिया के ख़राब हों और वो पाकिस्तान में पूछेंगे यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ वो पता चलेगी जो आर्टिकल 45 और जो है वो फॉर्म 45 और 47 और 47 और 45 में कौम फंसी हुई है, और बाहर दुनिया जो है वो एक बड़ी तल्ख जंगों की तरफ बढ़ रही है. तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है. जी.